चलिए दोस्तों, दून क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले जो उत्तराखंड था, उत्तराखंड के इतिहास के विभिन्न टॉपिकों पर हमने बात की और आज का जो टॉपिक हमारे पास होगा वो एक महत्वपूर्ण शासक है पंवार वंश का, जिनका नाम है अजय पाल। इससे पहले हमने देखा कि जब गढ़वाल क्षेत्र में कत्यूरों का वर्चस्व खत्म हो जाता है तो उनके सामंत के रूप में जो उनके सामंत थे वो सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह चमोली जिले में एक गढ़ था, चांदपुर गढ़, जिस चांदपुर गढ़ का राजा था भानु प्रताप। भानु प्रताप के द्वारा चांदपुर गढ़ का साम्राज्य का विस्तार किया गया और एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि भानु प्रताप के दरबार में एक यात्री आता है जिसका नाम होता है कनकपाल, और कनकपाल भानु प्रताप की पुत्री से शादी करता है और चांदपुर गढ़ में ही बच जाता है। भानु प्रताप की जब मृत्यु होती है तो उस समय दोस्तों कनकपाल भानु प्रताप की जो सत्ता है उस सत्ता को आगे बढ़ाता है, उसका नेतृत्व करता है और एक पंवार वंश के नाम से एक नया वंश उत्तराखंड की जमीन पर स्थापित करता है। कनकपाल से लेकर अजय पाल तक का जो टाइम पीरियड है वो पंवार वंश का अंधा युग कहा जाता है। 1480 ईस्वी में अजय पाल सत्ता प्राप्त करता है और लगभग दोस्तों 1518 ईस्वी तक ये पंवार वंश की सत्ता का नेतृत्व करता है। दोस्तों, हमने जब शुरुआत में कनकपाल पढ़ा तो कनकपाल के बाद बीच में कुछ शासक आए और यहां से जो ये अजय पाल तक का टाइम पीरियड है इसे पंवार वंश का अंधा युग कहा जाता है। अंधा युग इसलिए कहा जाता है कनकपाल से लेकर अजय पाल तक क्योंकि यहां पे जितने भी शासक आए ये बेहतरीन तरीके से पंवार वंश का नेतृत्व नहीं कर पाई और जब अजय पाल के पास सत्ता आती है तो अजय पाल अपनी सत्ता का विस्तार करता है। किस तरीके से यह सत्ता का विस्तार करता है दोस्तों? सबसे पहले इसे पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक है। ध्यान से टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनते हैं, उत्तराखंड की हर एग्जाम में यहां से प्रश्न बनते हैं। वास्तविक शासक कौन कह रहा है अजय पाल को? उत्तराखंड के इतिहासकार कह रहे हैं कि अजय पाल पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक था। लेकिन हिंदी साहित्य के एक साहित्यकार हैं जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने जब पंवार वंश का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि अजय पाल वास्तविक संस्थापक नहीं बल्कि संस्थापक था। अजय पाल ही पंवार वंश का संस्थापक था। उत्तराखंड के इतिहासकार वास्तविक संस्थापक मान रहे हैं और राहुल सांकृत्यायन जी कह रहे हैं कि अजय पाल पंवार वंश के संस्थापक हैं। क्या क्या करता है दोस्तों अजय पाल? एक पुस्तक है भरत कवि की, जिस पुस्तक का नाम है मानोदय काव्य, और इस मानोदय काव्य से पंवार वंश के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। भरत कवि इस मानोदय काव्य में कह रहा है कि जो अजय पाल हैं उनकी तुलना कर रहा, अजय पाल की तुलना कर रहा है कृष्ण से। क्यों कर रहा है दोस्तों? दूसरी तुलना कर रहा है युधिष्ठिर से, फिर तुलना कर रहा है कुबेर से, फिर तुलना कर रहा है इंद्र से, फिर तुलना कर रहा है दुर्योधन से,
कृष्ण से तुलना कर रहा है, युधिष्ठिर से तुलना कर रहा है, कुबेर से तुलना कर रहा है, इंद्र से तुलना कर रहा है, दुर्योधन से भी तुलना कर रहा है। क्यों इस शासक की तुलना भरत कवि अपने ग्रंथ मानवोदय काव्य से इनसे क्यों तुलना करता है? क्योंकि अजयपाल कृष्ण के समान पावरफुल थे, अजयपाल युधिष्ठिर के समान सत्यवादी थे, अजयपाल कुबेर के समान दानी थे, अजयपाल इंद्र के समान योद्धा थे और अजयपाल दुर्योधन के समान घमंडी भी थे। ये सारी क्वालिटियां दोस्तों एक बादशाह के अंदर, एक शासक के अंदर ये सारी क्वालिटियां हैं, तो निश्चित रूप से बेहतरीन सत्ता को चलाएगा, पवार वंश के साम्राज्य का विस्तार करेगा। और उत्तराखंड के इतिहासकार अजयपाल को उत्तराखंड का विस्मार्क कहते हैं। उत्तराखंड के विस्मार्क के नाम से जाने जाते हैं अजयपाल। दोस्तों, विस्मार्क कौन थे? जर्मनी के प्रथम चांसलर थे, जिन्होंने जर्मनी भाषा राज्यों का एकीकरण किया और इनका पूरा नाम ऑटो फॉन विस्मार्क था। यानी कि पूरे जर्मनी का विस्तार किया, एक बेहतरीन सत्ता चलाई, इसलिए अजयपाल को उत्तराखंड का विस्मार्क कहा जाता है। दूसरी जो उपाधि दी गई वो उपाधि दी गई नेपोलियन। क्यों नेपोलियन कहा गया दोस्तों? नेपोलियन फ्रांस का एक ऐसा व्यक्तित्व था जो कि 1815 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना और यूरोप के कई क्षेत्रों को इसने फ्रांस का हिस्सा बनाया। फिर दोस्तों उपाधि दी जाती है जूलियस सीजर से। जूलियस सीजर से क्यों तुलना की गई है अजयपाल की? जूलियस सीजर दो था दोस्तों, इसने रोम पर शासन किया और एक बेहतरीन रोम की सत्ता का विस्तार किया और लंबे समय तक सत्ता चलाई। इसलिए दोस्तों अजयपाल की जो तुलना है उत्तराखंड के पंवार वंश का एक ऐसा शासक अजयपाल, जिसकी तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, कुबेर, इंद्र, दुर्योधन से की गई है, और साथ ही साथ उत्तराखंड के इतिहासकार उत्तराखंड का विस्मार्क कहते हैं, उत्तराखंड का नेपोलियन इनको कहते हैं, और उत्तराखंड का दोस्तों उत्तराखंड का जूलियस सीजर भी इनको कहा जाता है। अब दोस्तों करता क्या है अजयपाल? अजयपाल सबसे पहले दोस्तों इसकी राजधानी है चांदपुरगढ़। सत्ता चल रही है चमोली के चांदपुरगढ़ से। चांदपुरगढ़ से दोस्तों जब सत्ता चल रही है तो ये क्या करता है? 1515 ईस्वी में 15 में दोस्तों चांदपुरगढ़ से राजधानी को परिवर्तित करता है, अपना साम्राज्य परिवर्तित करता है और ये देवलगढ़ आ जाता है। देवलगढ़ दोस्तों रुद्रप्रयाग और चमोली की सीमा पर है। आज ये पूर्ण रूप से लगभग रुद्रप्रयाग में है। चांदपुरगढ़ से राजधानी आ चुकी है देवलगढ़ और 1517 ईस्वी में 1517 में इसी देवलगढ़ से राजधानी आ चुकी है श्रीनगर। ये श्रीनगर आ चुका है और श्रीनगर में राजमहल बना चुका है। लेकिन दोस्तों ये चांदपुरगढ़ से श्रीनगर क्यों आया? पहले देवलगढ़ आता है, फिर श्रीनगर आता है। ये श्रीनगर इसलिए आता है ताकि यहां से पूरी टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किया जा सके, सत्ता को स्थापित किया जा सके। अब दोस्तों जब ये यहां आता है तो इससे पहले दोस्तों ये क्या करता है? इससे पहले ये 52 गढ़ों पर राज करेगा। और 52 गढ़ों पर कैसे राज करेगा दोस्तों? 1515 ईस्वी में
52 गढ़ों पर राज करेगा। उत्तराखंड की गढ़वाल की जमीन पर 52 गढ़ हैं। इसीलिए दोस्तों इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा गया है, गढ़ों के कारण। इससे पहले 1515 से पहले इस क्षेत्र का नाम केदार खंड था, केदार क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अब यहां से जो अजयपाल है, ये 52 गढ़ों के जो शासक हैं, जो राजा हैं, उन सबको संदेश भेजता है, मेरी अधीनता को स्वीकार करो और आप सारे मेरे नियंत्रण में रहेंगे। लेकिन दोस्तों जब यह अधीनता स्वीकार करने की बात करता है तो सारे जितने भी 51 गढ़ हैं इसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं शुरुआत में। लेकिन एक गढ़ ऐसा है जो भागीरथी क्षेत्र में है, टिहरी में है, जिस गढ़ का नाम है उप्पूगढ़। और उप्पूगढ़ का राजा जो है वो है कप्पू चौहान। कप्पू चौहान अधीनता स्वीकार नहीं करता है। कप्पू चौहान को संदेश किया। कप्पू चौहान से अजयपाल ने कहा कि मेरी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन कप्पू चौहान कहता है कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं किसी के संरक्षण में काम नहीं करूंगा। यदि आपको उप्पूगढ़ पर राज करना है तो आपको उप्पूगढ़ की आर्मी को पराजित करना होगा और कप्पू चौहान से युद्ध करना होगा। तो जब यहां संदेश जाता है कप्पू चौहान को अजयपाल का, तो अजयपाल दोस्तों जवाब देता है कि मैं पशुओं में शेर और पक्षियों में गरुड़ के समान हूं। मैं किसी की अधीनता को, मैं किसी की पराधीनता को स्वीकार नहीं करता हूं। यदि आप उप्पूगढ़ पर राज करना चाहते हैं तो आपको उप्पूगढ़ की जो आर्मी है उसे पराजित करना होगा और कप्पू चौहान से युद्ध करना होगा। दोस्तों जो कप्पू चौहान है, कप्पू चौहान युद्ध का निमंत्रण देता है अजयपाल को। अजयपाल की आर्मी श्रीनगर से होते हुए टिहरी के उप्पूगढ़ में पहुंची और जो भागीरथी का पुल है उस पुल से इसको उप्पूगढ़ के लिए अभियान करना था। कप्पू चौहान ने दोस्तों रातों रात उप्पूगढ़ का जो पुल है, जो भागीरथी का पुल है, उसे तोड़ दिया। अजयपाल फिर पुल बनाता है और युद्ध की तैयारी करता है। लेकिन दोस्तों यहां होता क्या है, बेहद इंटरेस्टिंग युद्ध है। जिस तरीके से आपने इतिहास में देखा होगा, पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, जिस तरीके से ये बड़े युद्ध हुए इतिहास के अंदर, इंडियन हिस्ट्री में, उसी तरीके से उत्तराखंड की जमीन का एक बहुत बड़ा युद्ध है। और पंवार वंश का ऐसा, पंवार वंश के अंदर गढ़वाल के क्षेत्र में ऐसा युद्ध, जिस युद्ध ने इतिहास को तो पलट लिया, लेकिन अजयपाल हारी हुई बाजी को जीता। दोस्तों यहां होता क्या है, कप्पू चौहान की मां कप्पू चौहान को समझाती है कि आप अजयपाल की अधीनता को स्वीकार कर लो, आप अजयपाल के संरक्षण में चले जाओ। लेकिन कप्पू चौहान अपनी मां की नहीं सुनता है। कप्पू चौहान अपनी मां से कहता है कि मैं युद्ध करूंगा, मुझे युद्ध करना है, मुझे अजयपाल को पराजित करना है। कप्पू चौहान की मां कहती है कि 51 जो गढ़ थे पहले, वो अजयपाल की अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और अजयपाल के पास इस समय 51 गढ़ों की आर्मी है, 51 राजाओं की सेना है, युद्ध कैसे जीत पाएगा। लेकिन दोस्तों कप्पू चौहान नहीं मानता है। कप्पू चौहान फिर भी कहता है कि मैं युद्ध करूंगा और यदि मैं जीता तो मैं पूरे गढ़वाल क्षेत्र पर राज करूंगा और यदि मैं हारा, पराजित हुआ, तो मैं वीरगति को पराजित हो जाऊंगा, मैं शहीद कहलाऊंगा। तो कप्पू चौहान की मां को जब लगता है कि
कप्पू चौहान नहीं मानेगा तो कप्पू चौहान की मां ने भी उप्पूगढ़ की जनता से कह दिया कि कप्पू चौहान युद्ध करेगा। और दोस्तों, कप्पू चौहान का एक सेनापति था जिसका नाम था देबू। अब होता क्या है, कप्पू चौहान की जो मां है, कप्पू चौहान की जो माता है, वो इसकी मां देबू से कहती है कि यदि कप्पू चौहान युद्ध में मारा गया तो सबसे पहला संदेश मुझे भेजना। दोस्तों, कप्पू चौहान अजय पाल की आर्मी के बीच फंस जाता है और देबू को लगता है कि कप्पू चौहान मर जाएगा, और इसके मरने से पहले देबू कप्पू चौहान की मां को संदेश भेज देता है कि कप्पू चौहान मारा गया, जबकि कप्पू चौहान मारा नहीं था। कप्पू चौहान की मां उप्पूगढ़ के किले को बंद कर देती है और जितनी भी महिलाएं हैं वो जौहर अपना लेती है। लेकिन दोस्तों, अंत में जब कप्पू चौहान इस युद्ध को जीतता है, अजय पाल की आर्मी को पराजित करता है, और जब वो जीत की खुशी में उप्पूगढ़ की ओर निकलता है तो वो देखता है पास पहुंचते ही कि उप्पूगढ़ तो जल गया है। उप्पूगढ़ में सारे जनता जल रही है, मानव जल रहे हैं, शव जल रहे हैं। दोस्तों, इस दृश्य को कप्पू चौहान सहन नहीं कर पाता है और कप्पू चौहान बेहोश हो जाता है। तब यहां से अजय पाल इसको बंदी बनाकर श्रीनगर लाता है, कप्पू चौहान को बंदी बनाकर श्रीनगर लाता है। और श्रीनगर जब इसको लाया गया और इसको जब होश आया तो इसने देखा कि मैं कहीं दूसरी जगह हूं। तब अजय पाल इससे कहता है कि मुझसे माफी मांग, मेरे पैरों में सर रख। अजय पाल ने कहा, ये सर सिर्फ ऊपर वाले की चौखट में झुकता है, अजय पाल के पैरों में सर नहीं झुकेगा। अजय पाल ने कप्पू चौहान ने फिर भी कहा कि आप मुझसे युद्ध करो, उप्पूगढ़ तो खत्म हो चुका है, आप युद्ध के द्वारा ही मुझे मार सकते हैं और उप्पूगढ़ को अपने कब्जे में ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कप्पू चौहान को मारने के लिए अजय पाल ने आदेश दिया अपने सेनापति को कि इसके सर पर इस तरीके से तलवार से वार किया जाए कि इसका सर मेरे पैरों में गिरे। लेकिन दोस्तों, जो ही तलवार से वार किया जाता है, कप्पू चौहान अपना सर घुमा देता है और इसका सर अजय पाल के पैरों में न गिरकर दूसरी ओर निकलता है। तब अजय पाल कहता है, वीर तुम जीते मैं हारा। एक स्टेटमेंट है दोस्तों यहां पर, वीर तुम जीते मैं हारा। इसकी युद्ध टैलेंटता, इसकी वीरता को देखकर अजय पाल बेहद प्रभावित होता है। ऐसे ही प्रभावित करने वाले जो युद्ध मैंने बताई, इतिहास के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, इन सब युद्धों से दोस्तों इस युद्ध की तुलना होती है और यहीं पर कप्पू चौहान की वीर गाथा का पता चलता है। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? इस युद्ध के बारे में हमारे पास जानकारी मिली कहां से? दोस्तों, एक ग्रंथ है तारादत्त गैरोला का। तारादत्त गैरोला जी ने एक ग्रंथ लिखा और जिस ग्रंथ का नाम है सदैई गढ़वाली। इस सदैई गढ़वाली में इस युद्ध का जिक्र हुआ है, इस युद्ध का उल्लेख हुआ है। तारादत्त गैरोला ने अपनी इस ग्रंथ में जो सदैई गढ़वाली है, इसमें इस युद्ध का जिक्र किया है। तो जो ये युद्ध है दोस्तों, ये वीर गाथा है। इस वीर गाथा का जिक्र गढ़वाल के जो संगीत के सम्राट हैं नरेंद्र सिंह नेगी,
उन्होंने भी अपने एक ग्रंथ में किया है, एक गीत में किया है, वीरू गढ़ों को देश, 52 गढ़ों को देश। यहां भी इस वीर गाथा का जिक्र हुआ है दोस्तों। तो ये कप्पू चौहान और अजय पाल के बीच जो युद्ध था, उस युद्ध के बारे में हम दोस्तों बात कर रहे थे। दोस्तों एक ग्रंथ है, एक संग्रहालय है सूरवीर सिंह का। सूरवीर सिंह जी का एक संग्रहालय है, और यह संग्रहालय जो है, इस संग्रहालय में एक ग्रंथ है तंत्र विद्या का, जिस ग्रंथ का नाम है साबरी ग्रंथ। इस साबरी ग्रंथ में अजय पाल को आदिनाथ कहा गया है। और अजय पाल को आदिनाथ क्यों कहा गया है? क्योंकि अजय पाल जो था वो गोरखनाथ संप्रदाय का अनुयायी था, और गोरखनाथ संप्रदाय का अनुयायी होने के कारण इन्हें आदिनाथ कहा गया है। क्योंकि पद्मासन मुद्रा में कुंडल, कानों में कुंडल पहने हुए ध्यान मुद्रा में इनके चित्र भी मिलते हैं। तो यहां पे जो सूरवीर सिंह का हस्तलिखित ग्रंथ है दोस्तों, उस ग्रंथ में इन्हें कहा गया है, आदिनाथ नाम दिया गया है। एक ग्रंथ और है दोस्तों, जॉर्ज वेस्टन ब्रिंग्स का एक ग्रंथ है। जॉर्ज वेस्टन ब्रिंग्स का एक ग्रंथ है दोस्तों। और जो ये जॉर्ज वेस्टन ब्रिंग्स थे, ये दोस्तों जो जॉर्ज वेस्टन ग्रंथ था दोस्तों, जॉर्ज वेस्टन जो ब्रिंग्स थे, ये एक अंग्रेजी लेखक थे। और जो ये अंग्रेजी लेखक थे दोस्तों, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, और उस ग्रंथ का नाम था गोरखनाथ एंड कनफट्टा योगीज। तो इनको गोरखनाथ एंड कनफट्टा योगी जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में भी आदिनाथ कहा गया। इसी अजय पाल के द्वारा सरोला प्रथा चलाई गई दोस्तों, जिसे भात सूची कहा गया। और ये भात सूची जो है दोस्तों, इसका मतलब है कि जो सरोला ब्राह्मण होंगे वो समारोह में और दरबार में भात बनाएंगे, उन्हीं के द्वारा भोजन बनाया जाएगा। इन्होंने दोस्तों एक पाथा भी चलाया, जो माप का एक पैमाना है, जिसे अजय पाल का धर्म पाथा भी दोस्तों कहा गया। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, और कुछ टॉपिक इसमें जरूर बचा हुआ है। समय का थोड़ी सी अभाव ऑनलाइन में जरूर है, तो कल हम इसको टॉपिक को करेंगे। Damn.